यह कहानी हमें हैदराबाद से ओवैस भाई ने भेजी है। आइए इन्हीं की जबानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ओवैस है। मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं और मेरा बचपन सिंध के अंदरून गांव की धूल उड़ाती पगडंडियों, नीम के पेड़ों की ठंडी छांव और मिट्टी की दीवारों के बीच गुजरा, जहां स्कूल छोटा था मगर उस्ताद की लकड़ी की छड़ी और तख्ती पर चाक की लकीरें आज तक जहन में महफूज हैं। शुरुआती पढ़ाई वहीं की, फिर हालात बदले तो बाबा की नौकरी हैदराबाद में लग गई। वह वोपड़ा में मुलाजिम थे। गांव की निस्बत तनख्वाह बेहतर हुई तो बाबा ने शहर में एक किराए का मकान ले लिया ताकि वह अपनी ड्यूटी के करीब रह सकें और हमारी तालीम भी बेहतर स्कूलों में जारी हो सके, क्योंकि गांव में इतना बंदोबस्त नहीं था। वह मकान 2 मरहले का था, ऊपर नीचे 2 हिस्से, मगर हमने अखराजात के 22 सिर्फ नीचे वाला पोर्शन लिया। शिफ्टिंग के दिनों में हमारी चारपाइयों के पाए अलग अलग कपड़ों में लपेटे गए, बर्तन रस्सियों से बंधे और अम्मी ने हर डिब्बे पर मार्कर से नाम लिख दिया कि किचन का सामान कहाँ है और कपड़े कहाँ रखे जाएं। शहर आया तो जिंदगी की रफ्तार तेज निकली। सुबह बाबा यूनिफॉर्म के नीले कुर्ता पाजामे में मीटर रीडिंग की डायरी उठाकर जाते। मैं और मेरे दोनों भाई सरकारी स्कूल की कतार में खड़े असेंबली के नात सुनकर क्लास में बैठते। एक भाई हमसे छोटा था। कभी कभी स्कूल के बाहर गोला बेचने वाले से जिद करता वक्त गुजरता गया। मैंने बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, डिग्री ली, फिर घर वालों की रजामंदी से मेरी शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद बैंक में मेरी नौकरी लग गई। सुबह दफ्तर जाते हुए कंधे पर काली फाइल वाला बैग, आईडी कार्ड गले में। ब्रांच में मेरा काम कभी टेलर पर बैठना, कभी अकाउंट्स खोलने वाले डेस्क पर फॉर्म चेक करना, कभी दिन के आखिर में कैश रिकंसाइल करना होता। बंदिश के वक्त दरवाजे की घंटी हर 5 मिनट बाद बजती तो गार्ड के साथ नजर मिलाते हुए हम इशारा कर देते कि आज बस इतना ही। घर आता तो बच्चे दौड़कर जूते खींच लेते और बीवी चाय रख देती। 2016 के आगाज तक बाबा रिटायर हो चुके थे। बाकी भाई अपनी अपनी जमातों में पढ़ रहे थे और मेरी दोनों बहनें अम्मी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाती थीं। हमारे मकान के ऊपर वाला पोर्शन एक फैमिली ने कुछ अरसा पहले लिया था, मगर वह 1 ही महीने बाद चले गए। जाते हुए उन्होंने बस इतना कहा कि किराया बहुत ज्यादा है और कुंजी मालिक मकान को थमा दी। वक्त के साथ हमारी फैमिली बढ़ी तो घर तंग मालूम होने लगा। बच्चों की आवाजें नीचे वाले सहन में गूंजती तो बाबा ने सोचा कि ऊपर वाला हिस्सा भी ले लिया जाए। बाबा मुझे ऊपर शिफ्ट करना चाहते थे, एक तो इसलिए कि मेरे बच्चे शोर ज्यादा करते थे और दूसरे इसलिए कि मेरी बीवी और मेरी बहनों के बीच मामूली बातों पर बहस बढ़ी रहती थी। बाबा ने मालिक मकान से बात की तो अगले दिन वह आया। जेब से छोटी सी कुंजियों की छन छन करती गड्डी निकाली और हमारे हवाले कर दी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां सहन के कोने में थीं, सीमेंट की मजबूत मगर किनारों पर कहीं कहीं काई जमी हुई, जिस पर पानी लग जाए तो पैर जरा फिसलने लगता। हम सब ने मिलकर ऊपर की सफाई शुरू की। मेरी बहनों ने सूखी झाड़ुओं से छत के कोनों में जमे मकड़ी के जाले उतारे। अम्मी ने खिड़कियों की जालियों पर जमा गर्द पानी में भीगे पुराने दुपट्टे से पोंछ डाली और बीवी ने किचन की अलमारियों के झंग आलूद कब्जों में तेल टपकाया। कुछ जगह बिजली की वायरिंग ठीक नहीं थी। सियाह रबड़ की तारें जोड़ों पर कपड़े वाली टेप से लपटी थीं और स्विच बोर्ड के पेच ढीले थे। अगले दिन इलेक्ट्रिशियन आया। उसने छत के पंखों के कैपेसिटर बदले, मीटर के नीचे ढीले तार कसे और किचन में एक नया बल्ब लगा दिया जो रोशन होते ही दीवार के पुराने चूने पर पीला हाला बना देता था। 4-5 दिन की मेहनत के बाद हम ऊपर शिफ्ट हो गए। ऊपर 2 कमरे और एक छोटा सा किचन था। हमने एक कमरे को बंद कर दिया और उसमें गैर जरूरी सामान रख दिया, पुराने कपड़ों के ट्रंक, अतिरिक्त चारपाइयां और शादी के बर्तनों के डिब्बे। और किचन के सामने वाले कोने में बीवी ने मसालों की शीशियां तरतीब से रख दी। ऊपर आकर जगह कुशादा महसूस हुई। नीचे वाले पोर्शन में रोज के मामूल के झगड़े भी रफ्ता रफ्ता कम हो गए। मेरी दिन भर की बैंक की मसरूफियत, शाम को बच्चों की हंसी और रात के वक्त छत पर ठंडी हवा में दूर से आती ट्रैफिक की मुसलसल सरसराहट ने जिंदगी को एक सीधी लाइन में बहते पानी जैसा बना दिया। उस वक्त हमें यही लगता था कि हमने मसले का बेहतरीन हल निकाल लिया है। हम सब अपने अपने मामूल में थे और मैं समझता था कि ये कुंजियां, ये सीढ़ियां और ये बंद कमरा सिर्फ मकान के मामूली हिस्से हैं। मुझे क्या खबर थी कि इसी तरतीब में एक ऐसी खामोशी भी बंद है जिसकी आवाज बहुत देर बाद सुनाई देती है। ऊपर शिफ्ट होने के बाद के दिन
हमें एक नए आगाज जैसे लग रहे थे। सहन में सीढ़ियों के पास बैठकर कभी मैं चाय पीता तो ऊपर वाले हिस्से का सुकून मुझे अजीब सा सुकून देता। नीचे शोर थम गया था। मेरी बीवी और बहनें अब खुलकर आपस में हंसती थीं। बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठ जाते और मैं शाम के वक्त अक्सर बालकनी के साइड पर रखी पुरानी कुर्सी पर अखबार पढ़ता। मगर यह सुकून ज्यादा दिन बरकरार न रह सका। शुरू में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर कुछ छोटी छोटी बातें मुझे उलझाने लगी। जैसे कि ऊपर वाले किचन की खिड़की के पास बैठे कबूतर अचानक बेवजह फड़फड़ाते और उड़ जाते, हालांकि वहां कुछ भी नहीं होता। रात के वक्त कभी कभी बंद कमरे के अंदर से हल्की सी टक टक की आवाज आती, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने पहली बार यह आवाज एक रात सुनी जब मैं देर से बैंक से वापस आया था। घर के सब लोग सो गए थे। मैं ऊपर बैठा मोबाइल पर दिन भर की रिपोर्ट चेक कर रहा था कि वो आवाज आई। मैं चौंक गया, गौर से सुना, मगर फिर खामोशी छा गई। दिल ने कहा कि शायद नीचे से कोई आवाज आई होगी या लकड़ी सिकुड़ने फैलने की वजह से कमरा बज उठा होगा। मेरी बीवी ने भी 2-3 बार अजीब बातें कही। वो कहती कि किचन में खड़ी हो तो पीछे से किसी के गुजरने का सा एहसास होता है। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई साया कमरे की दीवार पर लरज कर गुजर गया। मैं हंसी में टाल देता कि ये सब उसके वहम है। मैंने कहा, यहां धूप कम आती है ना, दीवारों पर परछाइयां खेलती हैं, इसी वजह से तुझे ऐसा लगता होगा। लेकिन उसकी आंखों में खौफ की एक हल्की सी झलक होती थी जो वो चाहकर भी छुपा नहीं पाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा छोटा बेटा शाम के वक्त खेलते खेलते अचानक रोने लगा। मैं कमरे में गया तो वो कहने लगा कि बाबा, वो आंटी मुझे देख रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सी आंटी? तो वो सीधा बंद कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करने लगा। मैंने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ सामान रखा था, मिट्टी की खुशबू और बंद कमरे की बांसी हवा के सिवा कुछ नहीं था। बच्चे को बहलाकर बाहर ले गया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक अनजानी घबराहट होने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, तकरीबन 1 बजे का वक्त था, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने उठा। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर निकला तो पूरे हिस्से में अंधेरा था। जैसे ही मेरी रोशनी बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी, मेरी सांस गले में अटक गई। वो कोई आम औरत नहीं थी। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था, जैसे कई दिनों से सूरज की रोशनी न देखी हो। आंखें बिल्कुल सियाह, इतनी कि आंख और आंख के गर्द का फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। बाल बिखरे हुए और गर्दन पर ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी ने झबरन पकड़कर खींच दिए हों। उसकी नाक के नीचे हल्की सी खून की लकीरें सूख कर जम गई थीं। मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उसने गर्दन जरा सा टेढ़ी की, जैसे रोशनी उसके लिए तकलीफ दे हो। उसके होंठ आहिस्ता से खुले और अंदर से सरसराहट जैसी आवाज निकली, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। दिल की धड़कन कानों के अंदर धमाकों की तरह सुनाई देने लगी। मेरी उंगलियां मोबाइल पर कांपने लगीं और हाथ से मोबाइल तकरीबन छूटने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ कमरे के दरवाजे के पास लकड़ी की पुरानी तख्तियां छरछर कर बजने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन टांगें जैसे सुन्न हो गईं। उसकी स्याह आंखें सीधी मेरी आंखों में घूर रही थीं। अचानक एक झटके से उसने गर्दन नीचे झुकाई और फिर ऊपर उठाई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसी लम्हे मेरे गले से एकदम चीख निकली। मैंने हिम्मत जुटाई, मोबाइल हाथ में ही था और दौड़कर कमरे में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया, लेकिन दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि ऐसा लग रहा था सीना फट जाएगा। मेरी बीवी घबराकर उठ बैठी। बच्चों ने रोते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा, नीचे चलो, अभी के अभी। हम सब भागते हुए सीढ़ियों की तरफ लपके। बच्चों को मैंने आगे किया, बीवी पीछे पीछे थी। सीढ़ियों पर पांव रखते ही ऊपर वाले हिस्से में अचानक दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई पूरी ताकत से बंद कमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। औरत की वो सरसराहट अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो हमारे कानों के करीब ही बोल रही हो। नीचे पहुंचकर हम सब ने जोर से दरवाजा बंद किया। अम्मी और बाबा नींद से उठकर हड़बड़ा गए। सब ने सवालों की बौछार कर दी, मगर मैं खुद कांप रहा था। अल्फाज जबान से नहीं निकल रहे थे। ऊपर से अब भी खिड़कियां और दरवाजे हिलने की आवाजें आ रही थीं, जैसे पूरा ऊपर का हिस्सा किसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अम्मी ने कुरान शरीफ उठाकर पढ़ना शुरू किया। बाबा बार बार कह रहे थे, ये क्या हो रहा है, कौन है ऊपर? मगर मेरे पास कोई जवाब न था। मैं बस इतना जानता था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो कुछ देखा है वो कोई इंसान नहीं था। सारी रात हमें नींद न आई।
अगले दिन जब सूरज निकला तो सहन में अजीब सा सुकूत था, जैसे पूरी रात की हलचल के बाद मकान खुद भी थक गया हो। मेरी आंखों के नीचे सूजी हुई लकीरें और बीवी का खौफजदा चेहरा सब कुछ जाहिर कर रहा था। अम्मी ने नाश्ते के बाद बाबा को जबरदस्ती समझाया कि यह कोई मामूली बात नहीं। बाबा ने खामोशी से सर हिलाया और उसी वक्त फैसला किया कि मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी साहब को बुलाया जाए। दोपहर के करीब मौलवी साहब आए, दरमियानी उम्र के, गहरी आंखों वाले और चेहरे पर संजीदगी नमाया। उन्होंने बाबा की बात बड़े गौर से सुनी, फिर मकान के अंदर आए। सबसे पहले उन्होंने सहन में खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ना शुरू किया, फिर ऊपर जाने की इजाजत मांगी। हम सब पीछे रह गए, लेकिन बाबा उनके साथ ऊपर चले गए। शाम तक मौलवी साहब ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। बंद कमरे के दरवाजे के करीब वो काफी देर तक बैठे रहे। कभी आयात की आवाज बुलंद हो जाती और कभी आहिस्ता। हम सब नीचे बैठे थे, मगर ऊपर से उनकी तिलावत के साथ साथ वक्फे से कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं। कभी लगता जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो, कभी खिड़की जोर से हिलती। बीवी मेरा हाथ पकड़े बैठी थी और बच्चों को गोद में समेटे बार बार कलमा दोहरा रही थी। मौलवी साहब ने मुसलसल शाम और सुबह के औकात में पढ़ाई की। दिन गुजरते गए, लेकिन ऊपर का माहौल हर दिन के साथ और भी भारी होता गया, जैसे हवा खुद जिद पर उतर आई हो। तीसरे दिन मगरिब के बाद मौलवी साहब ने पढ़ाई मुकम्मल की और नीचे आ गए। चेहरे पर पसीना और थकन थी, मगर आंखों में एक गहरी संजीदगी। उन्होंने बाबा को अलग ले जाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो चीज अब आपको तंग नहीं करेगी, मगर मेरी नसीहत यह है कि आप लोग ऊपर ना रहें। यह हिस्सा आपके लिए नहीं है। यहां रहने से दोबारा मसाइल होंगे। नीचे रहें, यह बेहतर है। ये अल्फाज हमारे लिए किसी हुक्म से कम न थे। बाबा ने सर झुकाकर इस बात में हिलाया। हम सब ने सुकून का सांस तो लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खौफ बैठ गया। अगले दिन सुबह सब घर वाले इकट्ठे बैठे। बाबा ने सख्त लहजे में कहा, आज ही सामान नीचे ले आते हैं, ऊपर कोई नहीं जाएगा अब। हम सब ने सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर एक अनजाना खौफ सबके दिल में धड़क रहा था। दोपहर को मैंने अपने दोनों भाइयों के साथ हिम्मत करके ऊपर का दरवाजा खोला। हमने जल्दी जल्दी सामान निकालना शुरू किया। सभी चीजें एक एक करके सीढ़ियों से नीचे लाते गए। मेरी बीवी और बहनें नीचे ही खड़ी रहीं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर आ सकें। जैसे ही आखिरी ट्रंक नीचे आया, बाबा ने मालिक मकान को फोन किया। शाम के वक्त वो आया। हम सब सहन में खड़े थे। बाबा ने उसके हाथ में ऊपर के हिस्से की चाबियां रख दी और साफ कह दिया, हम ऊपर मजीद नहीं रहेंगे। मालिक मकान ने हमें अजीब नजरों से देखा, जैसे उसे पहले से कुछ इल्म हो, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस चाबियां जेब में डाल ली और कहने लगा, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद हमारी जिंदगी नीचे वाले हिस्से तक महदूद हो गई। ऊपर का दरवाजा हमेशा बंद रहा। हम में से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात को कभी कभी खिड़कियों के शीशों में हल्की सी छाप महसूस होती, या कभी दरवाजे पर जैसे नाखून रगड़ने की आवाज आती, मगर हम सब आंखें बंद करके खामोश रहते। वक्त के साथ साथ हमने सीख लिया कि मकान के उस हिस्से को नजरअंदाज किए बिना सुकून मुमकिन नहीं। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि कुछ जगहें हमारी नहीं होती, चाहे हम उन्हें जितना भी अपना बनाने की कोशिश करें। कुछ हिस्से बस खामोश रहने के लिए होते हैं, और वहां रहने की कीमत कभी कभी हमारी नींद, हमारा सुकून और हमारा हौसला बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और भी हकीकी कहानियां लेकर आता रहूंगा।